जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज से एक नए सेगमेंट का शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। आज से डेली 20 या 25 प्रश्नों का एक डेली क्विज स्टार्ट हो रहा है, या टेस्ट सीरीज जो कह लीजिए, जो अभी इंडियन पॉलिटी का शुरू हो रहा है और धीरे धीरे इसमें सारे विषय जुड़ते चले जाएंगे। तो हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बाल शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24। जो अनुच्छेद 24 है बाल शोषण से संबंधित है, और अनुच्छेद 23 शोषण से संबंधित है, और अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता से संबंधित है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की से। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कब समाहित किए गए हैं? 1971, 1974, 1976, 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य को हम लोग यूएसएसआर से लिए हैं। उस समय रसिया ने, उस समय यूएसएसआर था, या रूस भी कह सकते हैं, रूस से लिए हैं। बहरहाल अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग, संसदीय समिति, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति। कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी तरह का कदाचार या किसी भी तरह का संवैधानिक उल्लंघन होता है तो वो मामला कहाँ जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में अगर किसी भी तरह का व्यवधान आता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय में होगा, आर्टिकल 77 में के तहत या के अधीन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अपने पदावधि समाप्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने वाले प्राधिकार कौन हैं? कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना चाहे उनके कार्यकाल पूरा होने से या उनकी इच्छा के विपरीत, तो कैसे हटाया जा सकता है या कौन हटा सकता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद या उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति को भी सेम उसी तरह हटाया जाता है जैसे राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्च और उच्चतम न्यायालय के सारे जजों को, सारे न्यायाधीशों को एक ही तरह से हटाया जाता है, एक ही प्रक्रिया से। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के उसी प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, और बाकी के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोक लेखा समिति में, लोकसभा तथा राज्यसभा में एक ही साथ, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा में। जो हम लोग धन विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो कंपलसरी रूप से सबसे पहले हम लोग लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। इसका कारण है लोकसभा में प्रस्तुत करने का कि जो लोकसभा होता है उसके प्रतिनिधि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और धन विधेयक संचित निधि से संबंधित होता है, जो कि जनता का टैक्स रहता है, टैक्स पेयर का टैक्स रहता है। इस वजह से इसको लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। संसद के प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30, 22, 15, 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राक्कलन समिति का मतलब है, इसका अंग्रेजी होता है एस्टिमेट, हिंदी होता है इसका संभावित। प्राक्कलन का मतलब होता है संभावित। तो हम लोग का जो बजट बनता है वो बजट कहीं सरकार ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं बना दे रही है, अनावश्यक खर्च तो नहीं किसी चीज़ पे कर दे रही है, इसी को देखती है प्राक्कलन समिति। तो एक बार फिर संचित निधि से संबंधित है, और संचित निधि में जनता का जो है सो कि टैक्स, जो टैक्स पेयर के टैक्स रहते हैं वो संचित निधि में ही रहते हैं। तो इसी वजह से इसमें सिर्फ लोकसभा के प्रतिनिधि ही इसमें शामिल होते हैं, चूँकि लोकसभा जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है।
अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, कनाडा के संविधान से। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति है तीन तरह का जो एक आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात। तो इसको लिया गया है जर्मनी के संविधान से। हम लोग जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति का जो आपातकालीन शक्ति है हम लोग जर्मनी से लिए हैं। और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को पद जो है हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है, और अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत जो बुलाया जाता है। उसके बाद समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद प्रस्तावना के भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कनाडा से हम लोग लिए हैं यूनियन, जो कहते हैं भारत राज्यों का संघ, तो इसको कनाडा से लिया गया है। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, या दोनों सदनों में वरिष्ठतम सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए, संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत। तो इसको बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 118 के तहत इसकी अध्यक्षता करते हैं, और राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। आते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पे। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्ष के रूप में किया जाता है, किस आधार पे? न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के संबंध के आधार पे, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच के संबंध के आधार पे, विधायिका एवं न्यायपालिका के संबंध के आधार पे, मंत्रिमंडल एवं विधायिका के संबंध के आधार पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पे। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंध के आधार पे। विधायिका कहने का क्या मतलब है? जितने भी हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो चाहे निर्वाचित हों, हमारे जितने प्रतिनिधि हैं, या मनोनीत हों, या किसी भी स्वरूप में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो विधायिका के अंग हैं। और उनमें से जितने मंत्री बनते हैं, चाहे प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री, जितने मंत्री हैं और जितने भी भारत सरकार के नौकरशाह हैं, वो सब कार्यपालिका के अंग कहलाते हैं। और विधायिका के अंग वही कहलाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग के प्रतिनिधि रहते हैं। यानी अगर एक सांसद, सिर्फ एक सांसद है, तो वो विधायिका के सदस्य कहलाएंगे। लेकिन अगर वो एक मंत्री हो जाते हैं वही सांसद, तो फिर वो कार्यपालिका के अभिन्न हिस्सा हो जाएंगे। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सत्रों को सत्रावसान करने का अधिकार है। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। संसद की 2 बैठकों में समय का अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 9 महीने का। तो हम लोग के संविधान में प्रावधान किया गया है कि संसद में 2 सत्र में मिनिमम अधिक से अधिक 6 महीने का अंतराल हो सकता है। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब यानी वर्ष भर में हर हालत में संसद 2 बार खुलेगा। लेकिन अगर हम लोग अभी वर्तमान स्थिति में देखें तो 2 बार नहीं, बल्कि हम लोग के देश में संसद 3 सत्र होता है। एक होता है बजट सत्र, जिसको आप कह लीजिए फरवरी मार्च में आता है। उसके बाद मानसून सत्र जुलाई अगस्त में। उसके बाद शीतकालीन सत्र अक्टूबर नवंबर में। तो अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हता के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग के देश में मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए उसको राज्यसभा या लोकसभा किसी में से दोनों, किसी एक सदन का उनको सदस्य होना पड़ेगा। तो जो लोकसभा के प्रतिनिधि बनने की न्यूनतम उम्र है 25 और राज्यसभा की 30, तो कह रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। कि 25 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए किसी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि 25 वर्ष की उम्र में आप लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। देखिए, आपको जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो
पूरा हूबहू भाषा सहित विगत वर्षों के परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। ऐसा इसलिए कि उन परीक्षाओं में किस भाषा में और किस स्तर का प्रश्न आता है, आप इससे रूबरू हो सकें। खैर, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में निश्चित की गई अधिकतम संख्या क्या है? यानी भारत में जो लोकसभा है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है? तो 530, 545, 520, 543। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 545। 545 टोटल सदस्य हैं, जिसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन है जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। इसलिए देखिएगा, जो हम लोग के जो सदन का स्ट्रेंथ है अभी लोकसभा का 543 है, इसलिए बहुमत कितना होना चाहिए? बहुमत के लिए 273 बहुमत के लिए होना चाहिए। तो हम लोग अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का, गलत लिखा गया है, आपातकालों का प्रावधान किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, उसके बाद राष्ट्रपति शासन सॉरी, और वित्तीय आपात। तो यही 3 तरह के आपात का वर्णन किया गया है हम लोग के संविधान में। और आपको पता होगा कि इस देश में अभी तक कभी वित्तीय आपात नहीं लगा है, और राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। 1962 में चाइना के युद्ध में, 1971 में जब बांग्लादेश को हम लोग अलग कर रहे थे, और 1975 में जब इंदिरा गांधी के द्वारा लगवाया गया था। तो आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल राष्ट्रीय आपात 3 बार, आर्टिकल 356 के तहत कई बार लग चुका है, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है या कौन है? राष्ट्रपति, महान न्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अगर यहीं थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर बदल दे कि भारत सरकार का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार आंसर राष्ट्रपति होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, संसद, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति तय करते हैं कि किसी भी राज्य में किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। आपको पता होगा कि इस देश में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय तेलंगाना में जो उच्च न्यायालय हैं वो हैं। तो इसका निर्णय राष्ट्रपति करते हैं। और ये कि किस न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे उच्च न्यायालय में, इसका आधार होता है कि उस राज्य में जनसंख्या कितना है और वहाँ कितने केस दर्ज होते हैं। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अधीन करता है? 130, 132, 137, 138। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 137। आपको पता होगा, आप लोग कई बार पेपर में पढ़ते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए पिछले फैसले से पलट गए। ये तीन जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया था, और 5 जजों की पीठ ने उसका उलट फैसला सुनाया। जैसे एलजीबीटी पे लेके पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय से बदल गया। ऐसे कई एक मामले हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का ही जो पुनर्विचार करती है अपने निर्णय पे, उसका प्रावधान आर्टिकल 137 में है। तो ये दर्शाता है कि जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है वो जीवित है, और इतना जीवित है कि वो सिर्फ सरकार के तो बनाए कानूनों का पुनर्वलोकन करता ही करता है, अपने भी नियम का पुनर्विचार करता है। क्योंकि समय और काल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ही दिए हुए निर्णय हो सकता है कि उपयुक्त नहीं हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के शक्ति में ऐसा प्रावधान किया गया है। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। किसी भी सदन का सदस्य बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीना, 3 महीना, 1 वर्ष, राष्ट्रपति जो निर्धारित करें। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको हम प्रधानमंत्री बना देते हैं इस देश का, तो आप क्या प्रधानमंत्री बन जाइएगा? या अगर आपको प्रधानमंत्री संसद के बहुमत दल का नेता आपको बना दिया जाता है, तो आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। कब तक? 6 महीने तक। आपको 6 महीने के अंदर या तो राज्यसभा या तो लोकसभा
दोनों में से किसी न किसी सदन से आपको का सदस्य होना पड़ेगा, तभी आप मंत्री या प्रधानमंत्री या किसी भी कार्यपालिका के किसी भी अस्थायी कार्यपालिका का सदस्य आप हो सकते हैं। तो आप देखिएगा कई बार कि हम लोग के यहाँ जब एक बार जो अगर लोकसभा में नहीं जा पाते हैं तो उनको राज्यसभा से भेज के फिर मंत्री बनाया जाता है। जैसे पिछली सरकार में स्मृति ईरानी जी को, आदरणीय अरुण जेटली जी को बनाया गया था, अमृतसर से चुनाव हार गए थे, फिर उनको राज्यसभा भेजा गया था गुजरात से। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। अब लोकसभा के प्रति क्यों मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है? चूंकि लोकसभा ही वो सदन होता है जो कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। अपने जनप्रतिनिधि का फैसला जनता स्वयं करती है। इसी वजह से जो मंत्री परिषद होते हैं, चूंकि मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं उनका काम क्या है कि जनहित में, जनता के हित में काम करना, इसलिए वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? यहाँ सांसद नहीं, संसद होगा। ऑप्शन है 370, 360, 368, 376। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 368, जो संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 368 के तहत। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं, इस स्वरूप को हम लोग कहाँ से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग के संविधान में संशोधन करना ना ही अमेरिका इतना मुश्किल है और ना ही इंग्लैंड इतना आसान है। इंग्लैंड में संविधान संशोधन बहुत आसानी से हो जाता है और अमेरिका में बहुत मुश्किल से। अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ राज्य कहते हैं, तो अमेरिका में वो अपने राज्य को यूनिट कहता है। तो अमेरिका में 50 यूनिट हैं और अमेरिका में अगर किसी भी तरह का संविधान संशोधन करना है तो वहाँ के संविधान को संशोधित करने के लिए वहाँ 3/4 यानी लगभग 37 राज्य का जब अगर सदन उसको साधारण बहुमत से पारित करेगा, फिर वहाँ का कांग्रेस, जैसे हम लोग अपने यहाँ को संसद कहते हैं पार्लियामेंट को, तो वहाँ कांग्रेस कहा जाता है, उसका कांग्रेस में पास होगा फिर जाके कानून बनेगा। जबकि हम लोग के यहाँ आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का 2 प्रावधान किया गया है। एक विशेष बहुमत के तहत संविधान संशोधन, एक विशेष बहुमत के साथ आधा से अधिक राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से। कहने का मतलब विशेष बहुमत क्या है कि जितना संविधान संशोधन जो होता है 99% विशेष बहुमत से होता है। कैसे? यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से वो पास होगा, तभी वो संविधान संशोधन हो सकता है। तभी उसको संविधान संशोधन उस अधिनियम के तहत हो सकता है। राज्यसभा या लोकसभा दोनों में 2/3 या तो जितने कुल सदस्य हैं, कुल सदस्य के का बहुमत, यानी कुल सदस्य का बहुमत यानी टोटल +1, या तो अगर टोटल उपस्थित हैं तो टोटल +1, और अगर टोटल नहीं अगर उपस्थित हैं तो उपस्थित सदस्यों का 2/3। एक तो हो गया विशेष बहुमत के तहत सिर्फ ही, और दूसरा तरीका हो गया कि विशेष बहुमत साथ ही साथ जितने राज्य हैं बिहार में, जैसे भारत में जैसे 29 राज्य हैं, तो 29 राज्य में से 29 का आधा, यानी 29 का आधा 15 हो गया, यानी आधा से अधिक तो 15 हो गया 29 का, तो 15 राज्य के विधानमंडल में साधारण बहुमत से उसको पारित करना पड़ेगा, तभी वो संशोधन कहलाएगा। तो आपको पता होगा कि जो जैसे GST हम लोग के देश में जो पारित हुआ, तो विशेष बहुमत के साथ देश के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से भी पारित हुआ था। इसी वजह से हम लोग के यहाँ GST लाने का प्रावधान शुरू हुआ था 2001-2002 में, और पारित होते होते 14-15 साल लग गया। तो आज का हम लोग का सेशन यहीं तक, और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन नीचे है कि संसद के प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये जब इसी सेशन में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के देंगे, और आपको कैसा लगा सेशन ये भी बता सकते हैं। हाँ, और अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा, या किसी जो इस सेशन में बताएं वो क्वेश्चन, या इसके इतर भी अगर कोई आपका प्रश्न हो तो। धन्यवाद इस पूरे सेशन को देखने के लिए।